मैं दिया हूँ मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। मैं दिया हूँ मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। हवाओं से कह दो आजमा के दिखाएं, बहुत दिए बुझाए हैं, एक दिया जला के दिखाएं। जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आगामी यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम को देखते हुए समसामयिकी क्रॉनिकल के उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले सेगमेंट को कवर करेंगे। ये जो है लेटेस्ट इसका जून का ये जो है इसका सेगमेंट है और इसमें जो है इसका 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। इसके जो टॉप 100 जो है करंट अफेयर थे उनको 2 पार्ट में हमने अपलोड किया है। ये इसका तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम इसके जो है यूपी स्पेशल की बात करेंगे। और आप सभी यदि पढ़ाई से जुड़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि आगामी पीसीएस और आरओ के लिए समसामयिक क्रॉनिकल जो मैगजीन है मंथली, ये रामबाण का काम करता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप ज्वाइन कर लें, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो लिखा गया है वो टॉपिक तो है ही, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला यूपी का जो है करंट अफेयर है, यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। अब यूपी में अप्रैल में दिया गया है तो 6 नए जीआई टैग देने के साथ ही उत्तर प्रदेश में अब कुल टोटल 75 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। और 75 उत्पाद के साथ जीआई टैग में यूपी देश में पहले स्थान पे आ गया है। दूसरे स्थान पे 58 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु इसमें जो है आता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लें। जो जीआई टैग है इसका जो एक्ट आया था वो 1999 में आया था, लेकिन जो पास हुआ था, अप्लाई हुआ था देश में 2003 से जो है लागू हुआ था जीआई टैग। और 2004 में पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और जो जीआई टैग दिया जाता है ये किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और ये मंत्रालय दिया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग का एक ये प्रभाग है। आगे हम बात थोड़ा सा कर लें कि चूँकि यूपी है, स्पेशल है और यूपी में ही 6 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो देख लीजिए, तिरंगा बर्फ़ी जो है ये वाराणसी का है, ठीक है। हालांकि तिरंगा जो बर्फ़ी है ये स्वतंत्रता पूर्व भी बनाया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है इस पर रोक लगा दिया था। तो तिरंगा बर्फ़ी मतलब तिरंगे 3 कलर की बर्फ़ी होती है, जैसे हमारे झंडे का रंग होता है, ये आपको वाराणसी में मिलेगा, ठीक है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, ये भी वाराणसी पे मिलेगा, मतलब धातुओं पे कलाकारी की जाती है। थारू कढ़ाई है, ये कढ़ाई आपको लखीमपुर खीरी में मिलेगा। बेत और बांस, इस पे भी जो है कलाकारी की जाती है, जो कि बरेली है। और जरदोजी शिल्प जो है ये भी बरेली है, ठीक है। और एक है हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये कपड़ों से संबंधित होता है, ये आपका हापुड़ में है, जो कि पिलखुआ में पड़ता है। तो इस तरह से 6 नए जीआई टैग दिए गए हैं, 2 वाराणसी के, 2 बरेली के, 1 लखीमपुर खीरी और 1 पिलखुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाइमा खातून, ये इस समय चर्चा में चल रही है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइमा खातून ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति, मतलब वाइस चांसलर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो नियुक्ति होती है वाइस चांसलर की, ये जो है नाम जो है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है मंजूरी दी गई है। और जो शिक्षा मंत्रालय होता है वो इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी करता है। तो नाइमा खातून नाम याद रखिएगा। इनकी जो है नियुक्ति मतलब जिस दिन से कार्यभार ग्रहण करेंगी, अगले 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाएगा, तक इनको जो है पद पे रहना है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी ये 1877 में की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। बड़ा पूछा जाता है, लेकिन उस समय इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी, लेकिन 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अगला देखिए,
यूपीपीसीएल जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 11 राज्यों से 5500 मिलियन यूनिट बिजली की खरीद की गई है। अब सोच लीजिए, मतलब उत्तर प्रदेश जो वर्तमान स्थिति है, ये जितना यहाँ पर हमारे प्रदेश में उपभोग होता है उतना उत्पादन नहीं होता है, हमको अलग अलग राज्यों से खरीदना पड़ता है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो पूरे देश में, ठीक है, खास करके उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों कह सकते हैं, अप्रैल से अक्टूबर का जो महीना होता है यहाँ पर उच्च ऊर्जा की मांग होती है, क्योंकि मेन गर्मी आपकी अप्रैल से ही शुरू होती है, तो लगभग अक्टूबर तक जो है एसी ओसी सारे चालू हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है जो बिजली की है मांग वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर अप्रैल से अक्टूबर तक देखिए यूपी में यहाँ दिया गया है 4000 मिलियन यूनिट की आपूर्ति की जाएगी। अब एक डाटा जारी हुआ है, डाटा क्या है देख लीजिए। 2024 में यूपी में जो है 31,000 मेगावाट बिजली की मांग होगी, ठीक है, जो कि 2023 में कितनी थी, 28,000, 3,000 बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम आगे यदि आपको दिखाएं तो इसमें 2024 में 31,000 मेगावाट की मांग है, लेकिन 2028 जो कि सरकार का ही अनुमान है 53,000 मेगावाट बिजली की मांग होगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। लेकिन राज्य ने भी ये लक्ष्य रखा है कि 4 से 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरह से यदि उत्पादन होगा तो बहुत सारी पूर्ति हमारा प्रदेश खुद कर लेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। वाराणसी में क्या हुआ है भाई, 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक हुई है, ठीक है। ISARC ये क्या है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, पहले ध्यान से देखें। जो ISARC है इसकी समन्वय समिति की जो बैठक हुई है 28 मार्च 2024 को वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जिसे IRI कहते हैं, यहाँ पर जो है इसकी बैठक हुई है, ठीक है। और जो ISARC है आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आई का मतलब यहाँ IRI है, जो IRI आपका लिखा गया है, और SARC का मतलब दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, मतलब साउथ एशिया रीजनल सेंटर हो जाएगा यही, ठीक है। में जो है यहाँ पर जो कि बनारस में है, इसकी 7वीं बैठक की गई है, और बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठतम कृषि अधिकारी शामिल हुए। अब चूँकि ये चावल से संबंधित है तो इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान से देखिए। अब जब बैठक की जो अध्यक्षता की गई है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली के द्वारा की गई है। अब इसमें जो है एशियाई क्षेत्र में चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने से संबंधित सभी अनुसंधानों के लिए एक साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है, ठीक है। तो यहाँ रिसर्च किया जाएगा, ठीक। आगे अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी और आपको जानकारी तो देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है ये वाराणसी में है। ये IRI है, एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपको फिलीपींस के मनीला में मिलेगा। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। AFMS एवं IIT कानपुर के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अभी क्या हस्ताक्षर हुआ है, ध्यान से आप देखिए 18 अप्रैल को हुआ है। AFMS जिसको कहते हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए, मतलब रिसर्च के लिए समझौता किया गया है, जिसको MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये समझौता किसके लिए हो, ध्यान से देखिए। इसके तहत AFMS और IIT कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में, मतलब जो कठिन क्षेत्र होते हैं, जो हमारे देश के सैनिक जहाँ पर जाते हैं, उनके सामने जो आने वाली स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उनकी समाधान में जो है यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। क्लियर है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर AFMS के बारे में बात करें, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक अंतर सेवा संगठन है और इसका गठन 1948 में हुआ था। अगला यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अयोध्या में सूर्य तिलक जो है परियोजना का आयोजन हुआ है। तो देखिए 17 अप्रैल को हुआ है, और ये जो है सूर्य तिलक जो है
ये एक तरीके से हर वर्ष जो है रामनवमी के दिन जो है भगवान श्री राम का किया जाएगा। तो रामनवमी के अवसर पर सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत अयोध्या की नवनिर्मित श्री राम मंदिर में 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी की किरण डाली गई है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम किसने किया है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु, जिसको IIA कहते हैं, इसने ये सारा सिस्टम अरेंज किया है। ठीक है, तो मेन इसी की भूमिका रही है। अब देखिए IIA बेंगलुरु, अगर हम IIA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसने क्या किया है, इसकी टीम ने सूर्य की स्थिति, प्रकाशीय प्रणाली के डिजाइन व अनुकूलन की गणना की और साइट पर सूर्य किरण के एकीकरण और संरेखण का प्रदर्शन किया है। ठीक है, और यहाँ पर सूर्य के ललाट पर जो ऊपर जो है मंदिर में 4 दर्पण और 2 लेंस लगाया गया है। ठीक है, जो कि सीधे इनके ललाट पे पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए DMSRDE, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। DMSRDE कानपुर, जो कि कानपुर में है, इसके द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है। अच्छा, जो DMSRDE कानपुर में है, ये क्या है, ये DRDO की जो है एक क्या है संस्था है। तो इसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है जो कि सबसे हल्की होगी, और देश का ये सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसलिए चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा। और ये जो है गोला बारूद हो गया और जो गोली होती है इन सब से सुरक्षा करेगा, इन सबको निष्क्रिय कर देगा। ठीक है, बुलेट प्रूफ का काम भी वही होता है। आगे देखिए, अगले हम पॉइंट की बात करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक जो मक्का, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, 2023 को मक्के का वर्ष घोषित किया गया था। मक्के का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा, मक्के का उत्पादन कब 27 से 28 तक 3.2 मिलियन टन से अधिक उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो मक्का का उत्पादन हुआ है 2.12 मिलियन टन हुआ है। ठीक, तो अगले 4-5 साल में 3.2 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश ने अपने पहले, अब देखिए, ग्लाई स्काई वॉक ब्रिज, ठीक है भाई, ग्लाई नहीं ग्लास है, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चित्रकूट में किया गया है, तुलसी अर्थात सबरी झरने पर किया गया है। प्रयागराज के 23 वर्षीय जिम्नास्ट हैं जिनका नाम है मोहम्मद अनस। ये मई 2024 में उज्बेकिस्तान में होने वाली एशियन चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और एशियन जो चैम्पियनशिप होता है यह एक ओलंपिक गेम्स क्वालिफायर राउंड होता है। अगर आप इसमें होंगे तभी फिर आप ओलंपिक में जा सकते हैं। 8 अप्रैल 2024 को विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान, क्या नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ दी सदर्न सीज के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता किया है। नेक्स्ट, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई, कानपुर। कानपुर काफ़ी चर्चा में चल रहा है इस समय। ने छात्रों के नेत्रहीनों के को, जो नेत्रहीन है जिनकी आँख नहीं है, उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है। मतलब स्मार्ट तरीके से वो यात्रा कर सकते हैं बिना आँख के भी। क्लियर। आगे देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद CST, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन सेल द्वारा CST यूपी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अनुदान योजना 2023-24 के तहत 27 अप्रैल 2024 को इंदिरा गांधी तारामंडल विज्ञान भवन लखनऊ, ये भी ध्यान दीजिएगा कि इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है, ये विज्ञान भवन लखनऊ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और 18 अप्रैल 2024 को विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ के सहयोग से रामनवमी के अवसर पर श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया। आंदोलन की शुरुआत वाराणसी के लमही का गांव का आप नाम सुने होंगे। यहाँ पर जो है कबीर दास का जन्म हुआ था। ठीक है,
लमही गांव में आयोजित महादीक्षा संस्कार से हुई है। तो श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से यूपी के जो है स्पेशल के जो भी क्वेश्चन थे टॉप, हमने उनको कवर करवाया। तो आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन करके जरूर जाएं। और ये जो क्रॉनिकल की जो समसामयिक मंथली मैगजीन है घटनाक्रम, ये आपके पीसीएस और आरओ के लिए रामबाण का काम करेगा। एक भी प्रश्न आपके इससे बाहर से एग्जाम में नहीं आने वाले। तो इसको पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। आपके किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करें। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके सर जरूर बताएं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर मिलेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।